हाय फ्रेंड्स, तो मैं हूं शशि गोयल और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीशा एजुकेशन में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपका आईटी जैम का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका एक टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एवरी ईयर। तो उससे रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ को मैं एक चीज़ में एक वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो नहीं था जनरली, और बच्चों को बहुत ही रिक्वायरमेंट था और बहुत से बच्चों ने बोला भी था, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और आप इसको देखना पूरा अच्छे से सारा कंप्लीट, और इसको अच्छे से एक जगह पे नोट डाउन भी कर लेना। डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने जितने भी टॉपिक्स और मैंने क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया है और जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है मैंने सिलेबस भी बताया है, सबको मैंने एक जगह पे सबको आपको एक जगह पे लिख करके एक वीडियो बना करके मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो ये है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस और ये हमारे इंटीग्रल कैलकुलस का सिलेबस। और ऐसे ही मैंने जो भी आपके 9 पेपर्स हैं जैम के लिए वो सारे मैंने एक वीडियो में बना करके बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है 90 टॉपिक्स को आपके जैम का। तो आप वो चाहो तो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ये 6 टॉपिक, मतलब जो हमारे 7 टॉपिक्स हैं इसके लिए। तो ये क्या है? इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर डेफिनेट इंटीग्रल एंड देयर प्रॉपर्टीज़, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। डबल एंड ट्रिपल मतलब चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, इवन 2 भी आ सकता है, सिर्फ एक टॉपिक पे देख रहे हो। फिर कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम यूजिंग द डबल इंटीग्रल्स एंड द कैलकुलेटिंग वॉल्यूम्स यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल। तो आप ओवरऑल सोच सकते हो कि ये हमारा डबल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है, और इंडिफिनिट इंटीग्रल एंड डिफिनिट इंटीग्रल एंड चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे 7 टॉपिक्स हैं टोटल। और आप इस पूरे को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको पूरे को लिख करके एक पेज पर अपने वॉल पे पेस्ट कर दो, जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया भी है ये चीज़। तो इससे आपको बेनिफिट होगा कि आप बार बार ये सिलेबस को देख पाओगे, तो ये चीज़ आपको बार बार क्लियर होगा। और मैंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए इंटीग्रल कैलकुलस के वो अपने चैनल पर डाला है, तो आप वो भी देख सकते हो। और वीडियो अपकमिंग वीडियोस भी आएंगे, तो आप वो भी देख सकते हो। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी हमारे थ्योरम्स हैं और जो भी हमारे फार्मूलाज हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए जो आपको करना ज़रूरी है, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, जैसे कि इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना है, सारे क्लास 12th के जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं, जो भी ट्रिगोनोमेट्री पे बेस्ड फॉर्मूला था, e⁴x sin x cos x का, और जो भी 1/√a² + x² वगैरह सब आपको रिकॉल कर लेना है। मैं एक जस्ट फॉर्मूला आपको ये बता दे रहा हूँ, इस तरह का फॉर्मूला, ये थोड़ा लंबा होता था बट बहुत ही यूजफुल है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। तो आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट x/2 इसको आपको एज इट इज़ लिख देना है। मतलब कि इस तरह से अगर आपका यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ होता है a² + x² का भी आता है, या फिर x² - a², तो सब में ये कॉमन होता है। देन फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, a² को देखना है, अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस, फिर a²/2, इसके केस में sin इनवर्स x/ होता है, और बाकी के केस में log x प्लस, ये इसको लिख दिया जाता है एज इट इज़। तो ये आप देख लेना सारा फॉर्मूलाज, तो ये आप कर लोगे अच्छे से, तो आपका जितने भी क्वेश्चन है जिसमें इंटीग्रेशन का यूज़ होगा आप वो कर पाओगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो ये समझ लो आप होता क्या है कि इंटीग्रेशन a to b fx dx जो होगा वो gb - ga आएगा। इसका मतलब इस fx के लिए हमें कोई ऐसा d/dx ऑफ, मतलब कि इस fx के लिए हमें इसका कोई डेरिवेटिव मिलेगा। कब? जब ये फंक्शन क्या हो, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तब यहाँ पे इसका हमें fx का डेरिवेटिव मिलेगा, लाइक d/dx ऑफ gx। तो वो इंटीग्रेशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक तरह से आप समझ सकते हो ये दोनों, और यहाँ पे gb - ga इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली इसको इस तरह से लिख सकते हो, gb - ga, मतलब कि इस फंक्शन के लिए जो हमारा इसका इंटीग्रांट जो एग्जिस्ट करे, मतलब ये जो इंटीग्रांट है इसके लिए हमारा जो इसका इंटीग्रेशन फंक्शन होगा, यानी कि इसका हम बोल सकते हैं एक तरह से कि इसका डेरिवेटिव करने पे ये आना चाहिए। तो ये है। और फिर इसके मतलब ये जैसे मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस होता क्या है, इसके एप्लीकेशन बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपको प्रॉपर्टीज इसका क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ पहले। a to b f gx g' हो, मतलब कि अगर आप देखोगे f हो और उसके अंदर में कोई फंक्शन हो, लेट्स से t² और यहाँ पे 2t dt हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करोगे कि इस फंक्शन को इस तरह से लिख दोगे। मतलब इस पूरे को अगर आप gx को लेट करोगे, लेट से t, तो ये क्या आएगा g'(dx) = dt, और यहाँ पे ga to gb चेंज हो जाएगा। तो देखो ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से मतलब बार बार इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि एग्जाम में लेट करना पड़ेगा कि gx = t एंड देन सॉल्व करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप क्या करो, इस तरह के क्वेश्चन पे मतलब कि इसको जैसे कि लाइक मान लो e⁴t² है 2t dt, तो इसको आप डायरेक्ट लिखने का आदत डालो, et²।
एंड देन फिर जो भी इंटीग्रेशन है ए टू बी, लाइक जो भी हो 0 से 1, 0 से इन्फिनिटी, इस तरीके से। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये देखो मैं आपको पूरा अच्छे से समझा देता हूँ, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप प्रॉपरली एक जगह पे अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर आपका क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब ये क्या होता है, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स भी हम लोग लिख सकते हैं। ये सारे में बहुत जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई आप बोल सकते हो। अगर हमारा फॉर्मूला हो लेट से माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। जब हमारा एफ जो हो वो इवन फंक्शन हो, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स है। और यही चीज़ हमारा क्या होगा, 0 टू एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, जब हमारा एफ जो हो वो ऑड फंक्शन। और हम लोग देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि फॉर्मूला बहुत टाइम यूज़ होता है, इसके रेफरेंस में मैंने क्वेश्चंस भी लिखा है, ये है लिबनीज़ रूल। इसमें करना क्या होता है कि अगर आपको कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा हो जिसमें इंटीग्रेशन f1x टू f2x हो और आपको रिक्वायरमेंट हो एफ डैश एक्स निकालने का, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ये अगर इस तरीके से हो और आपको रिक्वायरमेंट हो एफ डैश एक्स निकालने का, तो कैसे निकालोगे एफ डैश एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव। तो आपको करना क्या है, सिंपली इस f2x को यहाँ पे पुट कर देना है, जी f2x, इसको डेरिवेट कर देना है f2 डैश एक्स, माइनस फिर इस f1x को पुट कर देना है, जी f1x और f1 डैश एक्स, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए एग्जाम में, जैसे 49 में 2016 में 49 नंबर क्वेश्चन, 2017 का 57 60 नंबर क्वेश्चन, 2019 का 47 क्वेश्चन 47 नंबर। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपका एफ एक्स कुछ दिया हुआ होता है, कोई फंक्शन, लेट से मान लो कि जैसे इस तरह से क्वेश्चन आया था, रूट एक्स बाय 2 इस टाइप से कुछ दिया हुआ था, ई टी डी टी, और आपसे ये मान लो एफ दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज एफ डैश एक्स, तो आप डायरेक्टली डेरिवेट करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। या फिर कितना बार ऐसा होता है कि यहाँ पूछ दिया था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ डैश 5, तो यहाँ पे आपको डेरिवेट करके एक्स की जगह पे 5 पुट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि इस पे आते हैं। फिर है आपका लेंथ ऑफ द कर्व का लेंथ आपको निकालने बोला जाता है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, x1 से लेके x2 रूट अंडर 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर dx। इसका बेसिक आइडिया क्या होता है कि हमारा कोई भी एक इस तरह का कोई कर्व होता है, लेट से मान लो ये ds है, ये dx है और ये dy है, तो हम लोग ये dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर को ds का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ds को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखो ये डिपेंड करता है कि अब अगर हमें x के टर्म में, अगर हमें x का लिमिट मालूम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से dx कॉमन निकालेंगे, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर dx। उसी तरह से अगर ये y के टर्म में, अगर y का लिमिट हमें मालूम है, मतलब ये जो कर्व का लेंथ हमें निकालना, अगर ये y का लेंथ यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कि ये y यहाँ से यहाँ तक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे dx बाई dy का होल स्क्वायर और ये dy, यहाँ लिमिट y1 से y2। और हो सकता है कि हमें पैरामीटराइज करके दिया हुआ हो, मतलब कि x भी डिपेंड कर रहा हो t पे एंड y भी डिपेंड कर रहा हो t पे, तो आप क्या करोगे, dx बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी का होल स्क्वायर एंड देन रूट अंडर t1 से t2 dt। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये ऐसे तो पूछा नहीं जाता जनरली, बट हो सकता है कि इस एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ये इन पोलर फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है अल्फा टू बीटा रूट अंडर r स्क्वायर आपको करना है और इसी को डेरिवेट कर देना है थीटा के टर्म में एंड देन बाहर थीटा, ठीक है। मतलब ये ऐसा ही है फॉर्मूला, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा r स्क्वायर है और यही चीज़ मतलब यहाँ पे आपका जो डी थीटा होगा, मतलब ये थीटा, क्योंकि आपको पता है पोलर में अगर आप लिखोगे तो आपके r और थीटा होगा, तो वो थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है वो आपको लिखना है। और अगर आप r के टर्म में लिखोगे तो r1 से r2 सेम इसी तरह का 1 प्लस बस r स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर एंड dr। सो दिस इज द फॉर्मूला इन द पोलर फॉर्म। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटा का फंक्शन एंड द गामा फंक्शन, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। बीटा फंक्शन में क्या है, बीटा mn इक्वल्स टू 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1, जहाँ पे m और n दोनों पॉजिटिव हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर गामा फंक्शन आपका क्या होता है, गामा n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। अब इस पे रिलेटेड इसका आपस में कुछ रिलेशन है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है और इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो अब हम देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शन, दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है। बीटा mn इक्वल्स टू बीटा गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसका आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था 2017 में 45 नंबर क्वेश्चन, ये आप देख सकते हो। और एक प्रॉपर्टी होता है गामा n इक्वल्स टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, अगर आपको पूछा जाए गामा 5 तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो n माइनस 1 का मतलब कि फैक्टोरियल 4, और ये गामा हाफ जो होता है उसका वैल्यू होता है रूट पाई, ठीक है। ये मैंने आपको रेफरेंस दिया, आप ये क्वेश्चन बना सकते हो इसके बेस्ड, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। नाउ ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स टी एक्स, अगर आपको ऐसा जरूरत पड़ा इंटीग्रेट करने का, क्योंकि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा बट हो सकता है कि आपको इंटीग्रेट करने में या फिर एरिया वगैरह निकालने के टाइम पे इसका जरूरत पड़ेगा,
तो उस टाइम पे आपको इसमें कुछ लेट वगैरह नहीं करना। और ये भी अगर आपका हो 0 से π/2 cos to the power nx dx, तो आपको करना क्या है, सिंपल आपको ये n लिखना है, मतलब कि इसको एक माइनस करना है n-1 डिवाइडेड बाय n, फिर इसको फिर 2 माइनस करना है, फिर नीचे भी 2 माइनस, और ये चलता जाएगा। कब तक लेके जाना है, जब तक कि ये सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। यानी कि आपको ऑब्वियस सा बात है कि अगर ये इवन है तो हमें, क्योंकि अगर हम लोग माइनस करते जाएंगे 2 2 तो ये 0 पे चला जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 1 तक इसको पहुंचाएंगे, नीचे 2 तक और इंटू π/2। और अगर ये चीज़ ऑड होगा तो यहाँ पे होगा n-1/n, n-3 ऊपर से 2 2 माइनस करते जाएंगे, नीचे से भी 2 2 माइनस करते जाएंगे, एंड इफ n इज ऑड होगा तो ये लास्टली 1 तक होगा। जैसे कि आपको अगर इमीडिएटली मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos क्यूब x 0 से π/2, तो आप क्या करोगे, ऊपर लिखोगे 2, नीचे लिखोगे 3 और बस आंसर हो जाएगा आपका 2/3 डायरेक्टली 0 से π/2 cos क्यूब x। ऐसे आपको निकालना पड़ता बहुत बड़ा। और फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, in = 0 से π/4 10 to the power nx dx। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग in प्लस in - 2 करेंगे, दैट मीन्स कि हम लोग 0 से π/4 10 लाइक कुछ भी अगर इस तरह का हो, लाइक 0 से π/4 10² x प्लस 10 to the power 4x dx, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट 1/n - 1 आएगा। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या पुट किया था, 10 4 n की जगह पे 4 लिया था, तो उसका आंसर आपका 1/3 आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो एक जगह पे। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है 0 से π/2 sin to the power nx cos to the power mx dx, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ इस फॉर्मूले को। और ये आपका दिखने में तो बहुत बड़ा सा लग रहा है, बट बहुत ही ईजी है। तो देखो, करना आपको क्या है कि ये वाला जो n है इसको आपको घटाते जाना है, एक 1 से एक कम से स्टार्ट करना और घटाते जाना जब तक ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि अगर ये मान लो n इवन हुआ तो आपको इसको एक कम, मतलब कि 2 कम तक ही लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो ये लेट से ये 6 हुआ, तो ये माइनस होते होते जब आप इसको माइनस करोगे 6 - 1 तो 5 3, देन आपको 1 पे रुक जाना है। तो इस तरीके से चलता जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे m-1 से स्टार्ट करना, फिर 2 2 के डिफरेंस पे चलते जाना है। फिर नीचे हमें डिवाइड में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके लिख देना है, और फिर दोनों को ऐड करने के बाद फिर 2 2 से डिफरेंस करते जाना है। और यहाँ पे हमें लास्ट में लिखना है π/2 जब n इवन हो, जैसा कि हम sin to the power nx में करते थे 0 से π/2 वाले में। और फिर यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे क्या होगा, ये तब होगा जबकि m और n दोनों इवन हो। और अगर ऑड होंगे तो जस्ट हमें π/2 वगैरह नहीं लिखना है, वही सेम चीज़ को रिपीट करना है, n-1 से n-3 m-1 m-3 एंड दोनों को ऐड करके 2 2 का डिफरेंस लेना है। जैसे ये क्वेश्चन देखो 0 से π/2 sin to the power 6x cos to the power 7x dx। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से हम लोग इसको कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे एक कम से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 5 से, फिर 5 3 1 ख़त्म। फिर क्योंकि ये दोनों इवन तो है नहीं तो हमें π/2 तो लिखना नहीं है। फिर 7 के कम से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 6 4 2 बस। और नीचे क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज़ 13। फिर एक एक माइनस करेंगे तो 11 9 7 5 3 एंड 1। बस इसको आप जब काट के सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इतना ईजी है। फिर देखो डबल इंटीग्रल ऑलरेडी आपने पढ़ के रखा होगा अच्छे से, ठीक है। लेकिन आप डबल इंटीग्रल पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में वो आप प्रैक्टिस कर लो। जनरली ये डबल इंटीग्रल से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आता है, क्वेश्चंस आपका चेंज ऑफ ऑर्डर पे आता है। डबल इंटीग्रल आपको पता ही है कि अगर कोई भी इस तरह कोई रीज़न हो और fx/y dx/dy अगर दिया हुआ होता था तो आप क्या करते थे, x, ये जस्ट मैंने एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे बना दिया है कि अगर आपका ये कोई कर्व है लाइट से gx, तो आपको यहाँ पे इसका अगर आप लोगे लिमिट्स तो कैसे लोगे, x आप a to b अगर ले रहे हो, x a to b, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, y लेना पड़ेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। दैट मीन्स कि y = 0 से gx तक। तो यहाँ पे जनरली लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको, पहले y का लिमिट देन x। तो ये लास्ट वाला यहाँ पे x का लिमिट होगा, दैट इज़ a to b, एंड यहाँ पे हो जाएगा y रनिंग फ्रॉम 0 to gx। इस तरीके से ये भी होता है। फिर नेक्स्ट, फिर ये हमारा चेंज ऑफ ऑर्डर। तो हम लोग ऑर्डर को चेंज कैसे करेंगे, तो आपका जस्ट सिंपल, जैसे कि ये स्टेप इस तरीके का, तो इस स्टेप को हम लोग ऐसे अगर कर दे तो इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है। तो आप चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है जनरली कि ये dy dx है, तो इसे हम dx dy करते थे। मतलब पहले अब हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे y का लिमिट है तो पहले x का लिमिट लिखेंगे देन y का लिमिट। ऑलरेडी मुझे पता है कि आपने क्वेश्चंस इसके बनाए होंगे, अच्छे से आपको पता होगा ये चीज़। तो आप जैम में ये 3 क्वेश्चंस, मतलब जैम के 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं एज ए रेफरेंस। तो आप इसको बना करके अपना प्रैक्टिस चेक कर सकते हो, आपको कितना अच्छा प्रैक्टिस है। 2017 का 6, 2018 का 56 एंड 2019 का 9 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करो। और साथ में आप क्या करो, देखो मैं सब चीज़ आपको बताते चलो जो कि आपका रिक्वायरमेंट है इस चीज़ के लिए। तो आप इतना करो, ये आपका एटलीस्ट है जो आपको करना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना है।
तो अब आप क्या करो कि सी ऑल द क्लास 11th कोनिक सेक्शंस जो भी थे आप उसका इक्वेशंस देख लो, आप ग्राफ देख लो, दैट इज़ द एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, और आप e⁻x का ग्राफ, फिर log x का ग्राफ, तो ये सब थोड़ा बहुत ग्राफ्स वगैरह देख लो, ठीक है। तो इतना अगर आप करते हो ना तो एटलीस्ट आपका इतना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका क्वेश्चंस आपको समझ में आने लग जाएगा और क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाएगा। मतलब कि ये सब कुछ इतना ही है जो आपको मतलब समझ लो एक तरह से ज़रूरत है, और हो सकता है मे बी इसे थोड़ा बहुत बाहर इधर उधर हो, लेकिन जो मेन रिक्वायरमेंट है जो मैंने देखा है अभी तक क्वेश्चन पेपर को, उसमें आपका इतनी चीज़ों का ज़रूरत है। ये भी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं आपको और आगे बताता हूँ, पर आप क्या करो कि इतने सारी चीज़ों को एटलीस्ट अच्छे से, जो भी मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ एक एक चीज़ को आप कोई भी चीज़ स्किप मत करना इसमें। जैसे कि ये मैंने बता दिया तो आपने बस इतना लिख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अब जाके प्रॉपर्ली आपका 15 से 20 मिनट लगेगा। आप अपने बुक को निकाल के, अगर आपने RS अग्रवाल पढ़ा है तो RS अग्रवाल, या RD शर्मा पढ़ा है तो RD शर्मा, या NCERT जो भी आपने पढ़ा है उसमें से निकाल के आप इसको देख लो एक बार। e⁻x log x का आप जस्ट वैल्यू पुट करो, आपको ग्राफ पता चल जाएगा, वो देख लो, या फिर आप नेट पर सर्च करोगे तो फिर आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो आप ये देख लो। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी आपका 13 नंबर पॉइंट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल। कितना बार ऐसा भी होता है कि हमें कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि उससे हमारा जो क्वेश्चन होता है वो सिंपली सॉल्व हो जाता है। जैसे कि जब कुछ ऐसा केस आता है, जैसे डबल इंटीग्रेशन ऐसा कुछ रहे और यहाँ पे x² + y² समथिंग हो, और यहाँ पे रीजन भी सर्कुलर हो, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस xy को हम लोग dr और dθ में चेंज करते हैं। तो इन दैट केस आपको dx dy को लिखना है r dr dθ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे x को हम लेते हैं r cos थीटा, y को r sin थीटा। अब ये r आता कहाँ से, ये भी मैंने बता दिया, dx dy ये हम लिखते हैं मॉड ऑफ, ये जैकोबी होता है हमारा, डेल ऑफ xy बाई डेल ऑफ r थीटा dr dθ। तो ये निकलता कैसे है, सिंपली हमें क्या करना है, डेल ऑफ x को r के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, मतलब डेल ऑफ x बाई डेल r, और फिर डेल ऑफ x डेल थीटा, डेल ऑफ y डेल r, डेल y डेल थीटा। मतलब आप ये x को जब r के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, डेल x बाई डेल r आपका cos थीटा, तो यहाँ पे आप cos थीटा लिखोगे। फिर इसी को अगर थीटा के टर्म में करोगे तो आएगा r, और cos थीटा का आएगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे वैसे लिखोगे। फिर अब सॉल्व करोगे तो देखना r आएगा आपका वैल्यू, ठीक है। फिर आपका जो वॉल्यूम होता है, एंड दैट वॉल्यूम इज, देखो वॉल्यूम दो तरीके से निकलते हैं, या तो हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, दैट इज द dx dy dz, और यहाँ पे x का लिमिट, y का लिमिट, z का लिमिट, या फिर हम लोग इसको डबल इंटीग्रल से भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो पार्ट होता है आपका fxy, इट इज़ नथिंग जस्ट z, ये आपका z हो गया, मतलब मान लो कि आपका हाइट हो गया, और ये जो dx dy है आपका एरिया, तो आप एरिया इंटू हाइट करोगे तो आपका वॉल्यूम आएगा। जिस तरीके से आपका डबल इसमें होता है सिंगल इंटीग्रल में, कि इस तरह कुछ भी होता था, आप एक स्ट्रिप लेते थे, मतलब ये हाइट इस तरीके से लेते थे और एक स्ट्रिप लेते थे dx का, तो आप लिखते थे fx dx, जो आपका होगा ये आपका डिनोट करता था एरिया को, उसी तरीके से ये डिनोट करेगा वॉल्यूम को। अब हम लोग देखते हैं कि आपके कुछ 3D इक्वेशंस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे कि प्लेन का x/a + y/b + z/c = 1। यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस में ये a, अगर ये y में b और ये z में अगर c हो, तो ये हमारा प्लेन बनता है, x/a + y/b + z/c = 1। फिर एक स्फेयर का कोऑर्डिनेट होता है, अगर a b c अगर स्फेयर का अगर सेंटर हो तो x - a का होल स्क्वायर + y - b का होल स्क्वायर + z - c का होल स्क्वायर = r²। ये स्फेयर का इक्वेशन होता है, जिसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब सेंटर आपका 0 0 हो, तो दैट इज x² + y² + z² = 2। यहाँ पे रेडियस 1, ये बहुत जनरली पूछा जाता है, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कुछ और इक्वेशंस, 3D इक्वेशंस। तो अब हमारा कुछ और इक्वेशन है, 3D इक्वेशंस, जो बहुत ही जनरली यूज़ होता है, दैट इज़ द एलिप्सॉइड। ये क्या होता है, x² + a² + y² / b² + z² / c² = 1। मतलब आप इसको बोल सकते हो कि जस्ट ये एक्सटेंशन है एलिप्स का, और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है एग शेप। और पैराबोलॉइड जो होगा आपका, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं लिखा है, मैंने जस्ट आपको बताया इस तरह का अगर हो कि एक z हो और यहाँ पे कुछ x² + y² इस टाइप का है, तो ये आपका पैराबोलॉइड आएगा। ये किस तरह का शेप आएगा, क्योंकि देखो जैसे ही आप z यहाँ पे पुट करोगे तो ये भी 0, क्योंकि x² + y² 0, इसका मतलब x भी 0 y भी 0, तो ये पॉइंट आएगा। फिर जैसे ही आप z का वैल्यू 1 लोगे तो यहाँ पे एक यूनिट सर्कल इस तरह से बनेगा, z = 1 पे। z2 लोगे तो ये सर्कल देखो कैसा हो जाएगा, जैसे मान लो z का वैल्यू 4 लेंगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 रेडियस का एक सर्कल बनेगा। वैसे फिर यहाँ पे और ऊपर जाएंगे तो और बड़ा सर्कल, तो ये पूरा ये पोर्शन बनता है। तो ये आपका होता है पैराबोलॉइड। फिर उस तरह से सिलेंडर हम लोग लेते हैं। सिलेंडर में भी क्या होता है कि सिलेंडर इज़ व्हाट, अगर आप देखो 3D फिगर में, तो इट जस्ट आपका एक सेक्शन है सर्कल पे सर्कल आप रखते जाओगे तो ये आपका सिलेंडर बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे सर्कल पे सर्कल हम रखेंगे तो सिलेंडर बनेगा, लेकिन वो हॉलो होगा। और अगर हम x² + y² = a², इसका मतलब क्या होता है
लेस देन ई स्क्वायर मतलब ये वाला पोर्शन आपका आता है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे ही ऑरिजिन रखोगे 0 तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू ई स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू से छोटा होता है 0 कि ऑरिजिन सेटिस्फाई करेगा, तो ये पूरा पॉइंट इसके अंदर आएगा, सर्कल के अंदर। सो इसको अगर हम लोग, ये डिस्क हो गया और डिस्क के ऊपर डिस्क रखेंगे तो आपका सॉलिड सिलेंडर बनेगा, तो ये हो गया। फिर है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स, स्फीयर का पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, तो हम लोग रखते हैं एक्स इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड को हम लोग लेते हैं आर कॉस थीटा, और यहाँ पे वैल्यू होता है डी एक्स डी वाई डी जेड विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी टी डी फाई, जहाँ पे आर का लिमिट जो आपका रेडियस है थीटा 0 से 2 पाई, और इस तरह से आप लोग को फाई लेना है जो भी आपका जेड के लिए, मतलब जो आपको उसको रोटेट कराना है जहाँ तक, जैसे कि 0 से पाए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये इसको लोगे, यहाँ पे रेडियस ये आ गया, आप इसको एक बार यहाँ तक रोटेट कराओगे π/2 तक, तो ये पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला नीचे चला जाएगा, और जैसे आप 0 से पाई तक कराओगे तो ये पूरा कंप्लीट एक स्फीयर बना देगा। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब कि ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस टॉपिक से, कि अगर आपका एक कर्व को अगर रोटेट कराया जाए किसी एक्सिस के अलॉन्ग तो आपका वॉल्यूम क्या आएगा, ये क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सरफेस एरिया के बेस पे, तो वही मैं आपको करवाता हूँ यहाँ पे। तो अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा लास्ट जो स्लाइड है दैट इज़ द 15 नंबर पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ अ कर्व। एक कर्व को अगर हम लोग रिवॉल्व करते हैं अलॉन्ग सर्टेन एक्सिस तो हमारा वॉल्यूम क्या आएगा। तो जैसे अगर हम लोग उसको रोटेट करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो जैसे मैं रेफरेंस के लिए आपको बताता हूँ कि अगर मान लो का ये कर्व है और इसको हम लोग इस कर्व को रोटेट करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर इस कर्व को ऐसे रोटेट करेंगे तो इसका वॉल्यूम हम क्या लिखेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन a टू बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, मतलब कि x का कहाँ से कहाँ तक हमें वैल्यू लेना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, और इसको फिर इसे रोटेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यानी 0 से लेकर के यहाँ जो वैल्यू होगा हमारा x का तो वो लिखाएगा, और पाई y आपको पता है क्योंकि ये कर्व अगर है तो ये कर्व का आपको कुछ वैल्यू भी होगा, लाइक y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो ये जस्ट आपको पुट करना है यहाँ पर। और यही चीज़ अगर हम लोग अलॉन्ग वाई एक्सेस करेंगे अगर इसको रोटेट, तो सिंपल ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, x की जगह y, दैट इज a टू बी पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, वेयर a एंड b आर द लिमिट ऑफ y। और ऐसे हम लोग निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये मैं जस्ट आपको एक फॉर्मूला वाइज बता दे रहा हूँ, और लाइक कि ये ताकि आपका सारा चीज़ रिकॉल हो जाए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी ये सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इससे आपका जस्ट एक ब्रश अप हो जा रहा है और सारा चीज़ रिकॉर्ड हो जा रहा है, एक जगह पे आपको सब चीज़ मिल गया। तो आपका काम क्या है कि सब चीज़ों को एक पेपर में लिख लो, जो कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा चीज़ ये कि जो मैंने आपको सिलेबस बताया था उस सिलेबस को आप एक वॉल पे, मतलब कि एक पेपर में लिख करके वॉल पे पेस्ट कर दो, ताकि आप बार बार उसको जब देखोगे तो ये सारा चीज़ जो मैंने आपको बताया वो आपका रिकॉल हो जाएगा। और आपको नंबर वाइज याद रखना है कि इंटीग्रल कैलकुलस में आपको मैंने 7 टॉपिक बताया, और 7 टॉपिक पे ये 16, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है कि हमारा माइंड नंबर्स पे बड़ा अच्छा काम करता है। कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इंटीग्रल कैलकुलस में कितना आपका टॉपिक्स था तो आपको याद आएगा 7, और आप 7 टॉपिक्स को काउंट कर लोगे कि फर्स्ट आपका डेफिनेट था, फिर फंडामेंटल था, फिर डेफिनेट के क्वेश्चंस थे, तो ऐसे आपको सारा चीज़ याद आ जाएगा। फिर वैसे ही 16 टॉपिक्स, अगर मैं आपको बोलूँ कि 16 टॉपिक्स आप बताओ तो एटलीस्ट आप 7 to 8 टॉपिक्स तो बता ही दोगे। तो आप ये चीज़ करके देखो कि आपको 16 टॉपिक्स जो मैंने बताया वो सारे टॉपिक्स याद हैं, जितने फार्मूलाज वगैरह बताए वो सब आपको याद है। एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, अब देखो ये सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड अगर निकालना, अगर एक सॉलिड है तो उसका कुछ सरफेस एरिया भी होगा। तो ऐसे कैसे निकालेंगे, अगर वो सॉलिड बहुत ही वेल नोन हुआ, लाइक स्फेयर हुआ या फिर आपका सिलेंडर हुआ या कोन हुआ, तब तो हम लोग को पता है सरफेस एरिया क्या होता है। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ, कोई इरेगुलर शेप का हुआ, तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, एस इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन √1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई, जहाँ पे जेड इज इक्वल्स टू फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये हम लोग निकालते हैं प्रोजेक्शन अलॉन्ग एक्स वाई प्लेन, मतलब उस ये जो सॉलिड होगा उसका हम लोग प्रोजेक्शन देखेंगे, मतलब उसका परछाई जो हमारा एक्स वाई प्लेन पे दिखेगा। तब हम लोग यहाँ पे आर का जो ये होगा, ये वैल्यू यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन का रीजन होगा। और इसी को हम लोग दूसरे में भी ले सकते हैं, वाई जेड में भी ले सकते हैं, जेड एक्स में भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको मान लो कि लेते हैं जेड एक्स प्लेन में, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डेल वाई बाई डेल जेड एंड डेल वाई बाई डेल एक्स, और वहाँ पे डी जेड डी एक्स, तो ये होगा हमारा जेड एक्स प्लेन पे। तो इस तरीके से ये चीज़ मैंने आपको पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट दिया। आई थिंक कि आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, और अब बताना मुझे मैसेज करके, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको इससे बेनिफिट मिला है या नहीं। और अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो फिर मैं इसके आगे और भी जो आपके टॉपिक्स हैं, बाकी बचे हुए टॉपिक्स, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा।
सो आप अपनी इसको फ्रेंड को भी इस चीज़ को, इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। सो थैंक यू सो मच।